कुमकुम बता। हाँ, कब किस सन में किया मुकेश? 321 ईसा पूर्व। ठीक है, बैठ जाओ। मेगास्थनीज कौन था बताओ इंदु? हाँ, यूनानी राजदूत। यूनानी राजदूत, तो यूनान का जो राजा कौन था जो भेजा था? दीपेश बताओ। सेल्यूकस निकेटर प्रथम। उन्होंने हेलेना को भेजा, मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा? बैठ जाओ, बहुत अच्छा। रिवीजन करिएगा। तो हम लोग महाजनपद कितने हैं टोटल? 16। आप लोग का उम्र भी है ना 16? 17 हो गया? अरे 18 20 वाले भी हो गया? नहीं, तो हम लोग को महाजनपद बस 16 याद करना है। चाहे 18 साल या 20 साल 25 साल अधेड़ हो गए होंगे तो भी हमको 16 याद करना है। महाजनपद की राजधानी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको पूछेगा एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, मगर आप राजधानी को जैसे लिखोगे तो थोड़ा सा दूसरे विद्यार्थियों से आप सेलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे राज्य की राजधानी है, ये सब पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। महाजनपद फिर से बता रहा है कौन सी राजधानी। चलिए आता है मनुस्मृति क्या है, इसमें राजा को क्या सलाह दी गई है ना? आपके जो बुक में दिया मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र एक प्रकार का नियम, धार्मिक नियम होता है। इसे मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। बातें नहीं, ध्यान से सुनिए, इधर पूछूंगा क्वेश्चन। इसमें धर्म, कानून और समाज से जुड़ी जानकारी दी गई है ना? ये जो आंसर है ये बहुत सरल आंसर है, गूगल फ्रॉम से लिया गया है ना? तो आपको गाइड में आप देख रहे होंगे चैट जीपीटी जो होता है उससे लिया गया है। आप सभी जानते हो चैट जीपीटी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर आप चैट जीपीटी से पूछोगे वो आंसर दे देगा विस्तृत रूप से। 300 शब्द 300 शब्द, 30 शब्द 30 शब्द, तो ये सब उसी का है। आप लोग यहाँ पर पढ़ना मत पलटिए, डिस्टर्ब मत करिए, सामने की ओर देखिए। मनुस्मृति में 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और 4 आश्रम कौन से हैं? 4 आश्रम आपको पूछेगा तिलक उत्तरी में, तो क्या लिखोगे बताइएगा कल, है ना? 16 संस्कार कौन कौन से हैं? 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में। 16 संस्कार, मृत्यु संस्कार भी होता है, विवाह संस्कार भी होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में मनुस्मृति में बताया गया है। राज्य की व्यवस्था, विवाद, सेना प्रबंधन पर चर्चा की गई है। मनुस्मृति का जो उल्लेख है महाभारत, रामायण, पुराणों में भी किया गया है। देखिए कितना प्राचीन जो स्मृति है ये। इसमें हम लोग देखते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि मनुस्मृति में राजा के बारे में क्या बताया गया, राजा को क्या सलाह दिया गया। क्वेश्चन यही पूछा गया है। आपको 2 लाइन लिखना है मनुस्मृति में, इनके बारे में वर्णन है। 16 संस्कार का, 4 वर्ण का, 4 आश्रम का। राजा के कर्तव्य के बारे में बताया कि राजा हमेशा सजग और सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी को भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि एग्जाम कब है, प्रोजेक्ट परीक्षा कब है, प्रैक्टिकल कब है, परीक्षा फॉर्म कब भरा रहा है। अधिकांश लोग पता नहीं चला, नहीं आ पाए। अगला है कि युद्ध के समय राजा को भयभीत नहीं होना चाहिए, पूरी तैयारी और मनोबल के साथ शत्रु का संहार करना चाहिए। ये राजा के बारे में, मगर विद्यार्थी के लिए भी यही उचित होता है। मनोबल हमेशा स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। परीक्षा, बोर्ड परीक्षा सामने आगामी, उसके लिए तैयारी इंपॉर्टेंट। तो राजा को भी अपनी सेना की तैयारी करके रखनी चाहिए। मनोबल, अगर राजा मनोबल गिरा देगा तो उसकी सेना का मनोबल ऐसे गिर जाएगा। जब चलिए फिर हटाइए उधर, ठीक है ना, अब स्टोरी सुना रहा था मैं। तो मंत्रियों, राजदूतों, अधिकारियों के चयन में पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी दी गई हो, है ना, ये भी है। और अच्छे किलेबंद राजधानी की विशेषता को उल्लेख किया गया। तो राजा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वह मनोबल से स्ट्रांग हो, सेना का तैयारी करे, अपने राजमंत्रियों का नियुक्ति अच्छे से करे, किलेबंदियों का सही रूप से चयन किया जाए, गुप्तचर विभाग अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से राजा के कर्तव्य को बताया गया है। प्रजा के प्रति हितैषी होना चाहिए। आप खुद सोचिए ना, मनुस्मृति में दिया होगा कि राजा को मतलब जो राजा है हमेशा प्रजा को पुत्र के रूप में देखना चाहिए, है ना। ये अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं।
मतलब बता रहा है कि जो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। मौर्य काल का जो व्यक्ति अभी भी है क्या, वो तो इतिहास हो चुका, कि बता दे हमको कि ये राजा ऐसे थे, वो राजा ऐसे थे, सिक्के ऐसे थे, कोई बताने वाला तो नहीं है। मगर पूरा तत्व जो स्थापत्य है, जो मैंने बताया, मैं सांची का स्तूप गया था, सांची का जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार सुरक्षित है क्यों, भोपाल की जो रानी थी शाहजहां बेगम के नाम से, मतलब उसके कारण वो सुरक्षित हो गया। जबकि अमरावती का स्तूप क्षतिग्रस्त हो गया है, क्यों, प्रश्न पूछेगा। अमरावती का जो स्तूप है वो क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सांची का स्तूप बचा रहा, क्यों, इसके बारे में प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको आंसर देना है। मौर्य काल में जानकारी के जो स्रोत हैं, पहला तो मेगस्थनीज की इंडिका है, ठीक है। दूसरा जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य, मैंने बोला बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साहित्य है अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म का साहित्य है और भगवती सूत्र जैन धर्म का साहित्य है, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है ना। अशोक के शिलालेख, अशोक ने जो भी लिखा, बहुत सारे शिलालेख उनकी सुरक्षित हैं अभी भी, जिसमें उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि कलिंग युद्ध कैसा हुआ। उन्होंने बताया बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को भेजा था श्रीलंका। ये सब चीजों को बताया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें हमको मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी मिलती है, याद होगा, पूछूंगा, ठीक है, देख लीजिए फिर से। धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर की बात कर रहा है। पूछेगा 2 नंबर का प्रश्न, मगर आपसे प्रश्न पूछा गया 2 नंबर का, मगर आप उसका जानकारी नहीं रख रहे हैं तो दिक्कत है। तो यहां पर हम धर्म प्रवर्तक के बारे में बताते हैं। धर्म प्रवर्तक का मतलब होता है धर्म के प्रचार या प्रवर्तन करने वाला। धर्म का जो प्रचार करने वाले को ही धर्म प्रवर्तक कहा गया है ना। धर्म प्रवर्तक धर्म की शिक्षाओं सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ धर्मों के प्रवर्तक इस प्रकार हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, ईसा मसीह, है ना। 25 दिसंबर क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। क्या हुआ था उस दिन, उनका जन्म हुआ था। और ईस्टर को क्या मनाया जाता है, गुड फ्राइडे को क्या होता है गुड फ्राइडे को, गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। हैप्पी गुड फ्राइडे कोई नहीं बोलता। और 3 दिन बाद रविवार के दिन ईस्टर मनाया जाता है, क्योंकि उनका पुनर्जीवन होता है। वह क्या है, मतलब बाद में अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं 3 दिन बाद, ठीक है। तो ईस्टर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हैं, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, ठीक है। हमने 11वीं में पढ़ा था, हीरा नामक गुफा में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और एक देवदूत था गैब्रियल ने उनको शिक्षा दी थी। के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के बारे में प्रश्न पूछेगा यहाँ पर, है ना। जैन धर्म के प्रवर्तक, वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है महावीर स्वामी को, मगर जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव हैं, है ना। और 24वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, महावीर स्वामी। और 23वें कौन है, पार्श्वनाथ। टोटल 1 से लेकर, जो आईएएस का तैयारी करता है ना, 1 से लेकर 24 तक तीर्थंकर को क्रम से याद करता है ना। तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो भी राजा के पुत्र थे, वो भी, है ना। तो हमने देखा था गौतम बुद्ध के बारे में महाभिनिष्क्रमण सिद्धांत, है ना, ये पढ़ा था। जैन धर्म के प्रथम, हाँ, ऋषभ देव, आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम महावीर स्वामी थे। हमने देखा कि धर्म चक्र धार्मिक धर्मों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रतीक है, धर्म चक्र। तो कलिंग युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। मैंने बताया कलिंग युद्ध कब हुआ, कलिंग युद्ध में कितनी मात्रा में जन की हानि होती है, धन की हानि होती है। अशोक जो होता है उसका स्वभाव क्रूर होता है, निष्ठुर होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कलिंग युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में अशोक विजयी रहा, लेकिन उसने अपार जन हानि देखी। इससे व्यथित होकर अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। बोला गया
भेरी घोष से धम्म घोष। भेरी घोष मतलब तलवारबाजी को छोड़कर धम्म घोष मतलब धर्म की सहायता ली, धम्म की सहायता ली, धम्म को धर्म उसने बजाया भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। सर भेरी घोष क्या है सर? भाई युद्ध करना भेरी घोष, और धम्म घोष मतलब शांति की बात करना, दयालुता की बात करना। कलिंग का मगध राज में विलय हो गया। समझ में आया क्या प्रभाव हुआ? अशोक जो बहुत अधिक क्रूर था, जो अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। चाणक्य के अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को संक्षेप में बताइए। ये बहुत लंबा है, मगर आपको एक इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको जानना है, क्योंकि ये मात्र आपको 50 शब्दों में पूरा करना है। मगर यहाँ पर पूरा दीर्घोत्तरी प्रश्न दे दिया। दीर्घोत्तरी नहीं आएगा इस अध्याय से, अति लघुत्तरी लघुत्तरी आएगा। मगर आपको समझना है चाणक्य यानी आचार्य कौटिल्य। प्रश्न पूछे चाणक्य कौन थे, है ना? तो अर्थशास्त्र में कई विषयों पर चर्चा की गई। अर्थशास्त्र के विषय में क्रमबद्ध विचार करने वाला यह पहला ग्रंथ है। आपको लग रहा है अर्थशास्त्र अर्थ पैसे की बात कर रहा है, नहीं, राजनीतिक की बात कर रहा है। ठीक है कमलेश्वर, कैसे बेटा आज बहुत जमाई आ रहा है आपको? है थोड़ा मन नहीं है ना रात भर? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सेहत का एग्जाम सामने आ रहा है, तो एक दिन आप अच्छे रगड़ के पढ़ लिए, दूसरे दिन आप कम पर, ऐसा नहीं, एवरेज बना के रखिए। 4 घंटा का कोटा पूरा कीजिए दिसंबर तक। जनवरी में आपको 6 घंटा पढ़ना ही है ना? स्कूल आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपका स्कूल में समय चला जा रहा है, मगर फरवरी में तो आप पूरा 15 फरवरी के बाद से पूरा स्कूल में समय नहीं देंगे, आप तो घर में देंगे 15 दिन का। तो देखिएगा क्रमबद्ध है। अर्थशास्त्र में किसके बारे में वर्णन किया है? राजनीति के बारे में। नाम है अर्थशास्त्र, मगर राजनीति के बारे में अध्ययन किया गया है। इसमें राज व्यवस्था के बारे में, कृषि के बारे में, न्याय के बारे में, राजनीतिक दंड नीति के बारे में, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र के बारे में चर्चा की गई है, मगर कहीं पर पैसे के बारे में चर्चा नहीं की गई है ना? तो ये कई बार पूछ चुका है। अर्थशास्त्र में किसके बारे में चर्चा की है? मौर्यकालीन राजनीति के बारे में चर्चा की गई है। और इस ग्रंथ में राज्य के भीतर विदेशी राज्यों के साथ कैसा संबंध बना के रखें, है ना? व्यापार संबंध है, सैन्य रणनीति है, युद्ध के प्रकार हैं। भाई युद्ध के प्रकार मतलब किस प्रकार का युद्ध होना चाहिए, रणनीति कैसे बननी चाहिए, है ना? हाथियों का सेना में क्या हो, अश्व सेना में क्या, पैदल सेना क्या हो, जासूस का इस्तेमाल, गठबंधन संधि करने के बारे में बताया गया है। इसमें राज्य के जो भीतर आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताया गया है। कैसे बाजार में माप तोल के बारे में बताया गया है। उस समय की जनता घर में ताला नहीं लगाती थी इतनी, क्योंकि गुप्तचर व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी कि जो भी चोरी करता था तुरंत पकड़ा जाता था, और उसकी सजा काफी अधिक दंड देना पड़ता था, मतलब काफी बड़ा सजा होता था। तो भयभीत रहते थे, हर कोई अपना काम करता था, और राज्य की आंतरिक सुरक्षा काफी अच्छी थी। मुखबिर काफी और जासूस काफी अच्छे होते थे। मुखबिर समझ में आ रहा है करुणा? पुलिस लोग अपना, हर गांव में मुखबिर होता है पुलिस लोगों का। मुखबिर मतलब जो उनको बताए, गुप्तचर, जासूस ये होता है, जो जान रहा आपके गांव में तो आपके साथ इन्वॉल्व है, मगर किसने धान चुराया उसको पता रहेगा और वो पुलिस को बताएगा। पुलिस सबसे पहले उसके घर जाएगा पूछने कि क्या हुआ, है ना? तो मुखबिर भूमिका बहुत चर्चा में था। हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह करता था। व्यवसाय के बारे में बताया, राजा नागरिक की नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की, धार्मिकता न्याय का महत्व को बताया, कर प्रणाली निष्पक्ष थी, पारदर्शी थी, डिजाइन की गई थी। राजा के बारे में बताया, राजा कैसे दूसरे देशों या राज्यों से संबंध स्थापित करे, कैसे संधि स्थापित करे, राजा के बारे में बताया। व्यापार के बारे में बताया, व्यापारियों को क्या, नागरिकों के बारे में बताया, नागरिकों क्या जिम्मेदारी है, धार्मिक नैतिकता है उसके बारे में बताया। गुप्तचर के बारे में बताया, मतलब जासूस के बारे में बताया, सेना के बारे में बताया, कर के बारे में बताया, सब बताया ना। अगला क्वेश्चन है चोल राज्य। चोल राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उसके पहले मैं दिखाऊंगा चोल राज्य भारत में कहां पर था। आप ये नक्शे से देखिए, ये भारत का दक्षिणी राज्य है ना? और ये शायद नहीं आया, ये वाला दिख रहा है, भारत का नक्शा समझ में आया? और ये वाला है ना, अभी तमिलनाडु है, तमिलनाडु चोल चेर आएगा, मगर चोल के बारे में यहां पर हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, दिखा पिक्चर में, दिमाग में?
और यहाँ के राजाओं का नाम है, ठीक है। और इस राज्य के संस्थापक हैं विजयालय, है ना। विजयालय चोल राज्य के संस्थापक है। ये जो आपको आप गाइड में फिर आप जा रहे होंगे तो गाइड या बुक में नहीं दिया है, दिया है विजयालय दिया हुआ है, चलिए, है ना, चलिए दे दिया होगा। उत्तरवर्ती चोल राज्य प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। बोल रहा है कि दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य था चोल राज्य, उसके बाजू में चेल राज्य था, है ना। मगर हम चोल राज्य के बारे में बता रहे हैं। अशोक के अभिलेख में इस राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है और बताता है कि चोल राज्य स्वतंत्र राज्य था। और बताया गया है कि चोल राज्य के जो निवासी तमिल भाषा में बात करते हैं। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, और महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? मराठी। छत्तीसगढ़ में गोली है, देखिए गोली है, हम लिखेंगे हिंदी में देवनागरी लिपि में, मगर वहां तो पूरा किस में लिख रहा है? तमिल में, तमिल भाषा। इन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया, ठीक है, व्याख्या बता रहा है। तो चोल राज्य के संस्थापक कौन है? और ये दक्षिण भारत में है। इसकी राजधानी कौन सी है? कौन सी है भाई? तंजौर। चलिए, चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। ग्राम पंचायत प्रणाली पर संपूर्ण चोल राज्य कितने प्रांत थे वहां पर? 6 प्रांत थे। आयुष दिख रहा है, ये आया गाइड में। टॉपिक मुद्दे की बात नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि टॉपर तो कोई और होगा, गाइड पढ़ने वाला टॉपर नहीं होता, है ना। जो एक्स्ट्रा माइंड लगाएगा ना, दिमाग लगाएगा कि वो पढ़ रहा है पूरा गाइड को, मगर वो बस लेक्चर है, व्याख्या कर रहा है, चोल में ऐसा था वैसा था, मगर मुद्दे की बात आ रही है कि चोल में 6 प्रांत थे जिन्हें मंडलम कहते थे। अब ऐसा ऐसा शब्दों का प्रयोग करोगे ना, तथ्य को लिखोगे, नंबर ज्यादा मिलता है। मंडलम प्रांत हुआ करता था चोल का, और मंडलम जो थे वह बहुत सारे भागों में बटे हुए थे, जिससे कोट्टम कहते थे। और कोट्टम का जो भाग था नाडु, तभी तो बाद में तमिलनाडु आ गया, नाडु हो गया। फिर नाडु भी कुर्रम और ग्राम थे। तो पहले आया 6 प्रांत थे, सबसे बड़ा मंडलम के बाद आया कोट्टम के बाद आया नाडु के ग्राम। पहले आया मंडलम, कोट्टम, नाडु, ग्राम, 4 प्रशासन की इकाई थी, है ना। 6 प्रांत थे चोल राज्य में। तो पहला क्या था? मंडलम, दूसरा कोट्टम, तीसरा नाडु, तीसरा ग्राम को कुर्रम कहा गया है। तो नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की सभा को इतना मत जाइएगा, अभी इतना ही समझ लीजिए, आप लोगों के लायक नहीं है, ठीक है। और बता रहा है गांव का जो प्रतिनिधि प्रतिवर्ष होता था, कृषि की उपज का 6वां भाग लगान देना पड़ता था, ठीक है। ये आपको चोल राज्य के बारे में दिखा रहा है, चोल राज्य कहां पर है, राजधानी, और ये कब से कब इसकी स्थापना, और चोल विजयालय कब से कब शासन में बैठा, ये दिखा रहा है। विजयालय बस हो गया मैम, पूरा कर रहा है तो पूरा खेल। हाँ, ये राजनीति का भी खिलवा दे ऐसे ही मेरा राजाधिराज ने क्या किया, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। सोचिए, इतना सन वाइज याद करोगे आप लोग क्रम से तो ये बहुत सारे पारंतक चोल बहुत सारे। चलिए, मौर्यकालीन इतिहास जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये प्रश्न पूछा है 2023 में, इस साल भी पूछेगा। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, है ना। बौद्ध साहित्य, सिंहली अनुश्रुतियां, महावंश, देवादयान। अब आपको ये नहीं मिलेगा भाई गाइड में, टॉपिक जो मुद्दे की बात है वो नहीं आएगा। ये तथ्य, आप ना ये तथ्य को रट डालिए और इसको लिखना है। बाकी जो लेक्चरबाजी वाला है ना, उसको लिखोगे तो नंबर एवरेज मिलता है। मेन ये है, चाहे आप गाइड पूरा छान डालो, मगर मुद्दा यही है, आपको याद करना पड़ेगा। बौद्ध साहित्य, सिंहली अनुश्रुतियां, महावंश, दिव्यदान। जैन साहित्य, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वम, जिन प्रभसूरी की विधियां, तीर्थ, विष्णु पुराण, ये पढ़ने, ये पुराण में भी है। आपको देखिएगा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी, और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है ना। और है पूरा तात्विक स्रोत है अशोक के शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख,
ये सारे हैं, लगे तो कुछ याद करिए। हैं अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है सांची, अमरावती। अब याद कर लो सांची अमरावती को, बस इसको याद मत करो। बोध गया होता है तो याद करो, इसको याद मत करो। और है तांबे का पंचमार्ग सिक्के, इस तरह से थ्योरिकल आप पढ़ सकते हैं। अब आ रहा है मगध साम्राज्य के उदय के किन्हीं 6 कारणों का विवेचना कीजिए। क्या कारण था? तो पहला भौगोलिक स्थिति, मगध जो था साम्राज्य के पहला भौगोलिक स्थिति है, क्या क्या स्थिति देख लो। और है आगे बढ़ाते जाना, धातुओं का भंडार है, लोहा तांबा मिल रहा है, जंगल है, हाथी मिल रहे हैं, घोड़े मिल रहे हैं। शक्तिशाली शासक भी हुए मगध काल में, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनम। और है विवाह गठबंधन हुआ, बिंबिसार ने शक्ति बढ़ाई, उसने कौशल विद्या से राजाओं की बेटियों से शादी किया और अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को हमने देखा। मौर्य वंश मतलब मगध साम्राज्य के बारे में हमने देखा कि क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो आज ये क्लास खत्म होता है, आपको पढ़ाई करना है, फिर अगला अध्याय शुरू हो जाएगा महाभारत कालीन गाथाओं को। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा सौभाग्य है कि आप हिडिंबा को पढ़ेंगे, द्रोणाचार्य। आज का दिया है पेपर में, द्रोणाचार्य ने आदिवासी मतलब एकलव्य का अंगूठा मांगा था। तो एक जो न्यायाधीश अभी टिप्पणी किए हैं कि यह न्याय संगत नहीं था, क्योंकि आदिवासी जो वर्ग है शांति प्रिय है, उनको ज़्यादा फरेब पसंद नहीं है, बोलचाल में भी वो लोग झूठ नहीं बोलते। तो ये इस बारे में बहुत सारी टिप्पणी किए हैं।